चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें अपन दो चीजें सीखेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो अपना पहला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। अपन ने अभी तक ऐसा सीखा है कि जब किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज किया जाता है तो उस फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए ड्यू टू फैराडेज लॉ उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसकी अपन वैल्यू निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाइव बाई टी टी। बिल्कुल सही बात। फिर यहीं से एक सोच आई कि मान लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस, एक कोई कॉइल है, कोई भी कॉइल है, कोई लूप मान लीजिए, ऐसा कोई भी लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, कोई भी लूप है इसमें करंट फ्लो हो रही थी। क्या इस लूप का खुद की करंट के वजह से भी कोई फ्लक्स होगा? सोच के देखिए, इस लूप की फील्ड लाइन होगी, है ना, अंदर भी और बाहर भी। अगर मैं अंदर फील्ड लाइन की बात करूं तो इसके अंदर जो फील्ड होगी वो डॉट में होगी, इसके अंदर जो फील्ड होगी वो डॉट में होगी, मतलब बाहर की तरफ आ रही होगी। और फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, फील्ड लाइंस यहां से निकल रही होगी और बाहर कहीं जाके टर्मिनेट होती होगी, तो इसके बाहर फील्ड लाइन जो होगी वो क्रॉस में होगी। ऐसा इसकी फील्ड लाइन होगी ना, इसके फील्ड, हर छोटा सा वायर देखना, तो हर छोटा सा वायर एक क्लोज लूप बनाएगा, जैसे गोल 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 घूमता हुआ हर छोटा सा वायर क्लोज लूप बनाएगा। तो इसकी फील्ड यहाँ से, इसकी फील्ड यहाँ, इसकी फील्ड यहाँ, इसकी फील्ड यहाँ। तो लूप के अंदर फील्ड डॉट में है, लूप के बाहर फील्ड क्रॉस में है। उस डॉट क्रॉस से बहुत मतलब नहीं, मतलब इस चीज से है कि इसके खुद की करंट की वजह से भी इसकी फील्ड होगी और इसकी खुद की फील्ड की वजह से भी इसका कुछ फ्लक्स होगा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ फ्लक्स, उसको बोलते हैं सेल्फ फ्लक्स। और क्योंकि वो खुद की करंट की वजह से है इसीलिए उसे सेल्फ फ्लक्स बोलते हैं। और हम ये भी जानते हैं अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ेगी। सेल्फ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सॉरी, सेल्फ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, की करंट बढ़ाने से सेल्फ फ्लक्स बढ़ेगा। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। ये जो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई था, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो मैंने क्या कहा कि हर कॉइल का खुद की करंट के वजह से भी फ्लक्स होता है, जिसे सेल्फ फ्लक्स कहते हैं। और मैं सेल्फ फ्लक्स को लिख सकता हूँ सेल्फ फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एल के बारे में अपन सीखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। सोच के देखिए, इसमें रेडियस की टर्म आएगी, लेंथ की टर्म आएगी एंड मीडियम, ये सब इस इंडक्टेंस की टर्म में, सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में हिडन होता है। अपन किसी कॉइल का, कुछ कॉइल्स का अपन सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीखेंगे, कुछ का अपने को दिया हो, है ना। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा कि हर कॉइल का खुद की करंट के कारण भी एसोसिएटेड एक फ्लक्स होता है, जिसे कि कहते हैं हम सेल्फ फ्लक्स, जिसको हम लिख सकते हैं एल इंटू आई। अब मान लो मैं इस करंट को चेंज कराता हूँ, इफ आई इज वेरीड, अगर मैं आई को वेरी कराता हूँ, वेरी कराना हो तो मैं इसको इंक्रीज भी करा सकता हूँ और डिक्रीज भी करा सकता हूँ। तो सेल्फ फ्लक्स वेरीज, ये सेल्फ फ्लक्स चेंजेस। अगर आई को वेरी कराया जाता है तो सेल्फ फ्लक्स चेंज होता है। ये सेल्फ फ्लक्स कौन सा है? इस कॉइल का खुद की फील्ड या खुद की करंट की वजह से फ्लक्स। अगर मैं किसके खुद की करंट को चेंज करूंगा तो इसका खुद का फ्लक्स भी चेंज होगा। और इस खुद के फ्लक्स को चेंज करने को अपोज करने के लिए इसमें एक ईएमएफ आएगा, जिसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई सेल्फ। इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इट विल बी minus d phi self by dt, that is
माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है माइनस एल डी आई। क्या आती है? माइनस एल डी आई बाई डी। तो ये तभी होगा जब इसकी खुद की करंट चेंज होगी। अगर करंट चेंज होगी तो ईएमएफ होगा, अगर करंट नहीं चेंज होगी तो ईएमएफ नहीं होगा। और ये माइनस साइन का दिखाता है opposition to change, opposition to change of current, खुद की करंट की चेंज का ओपोजिशन है ना। इसका मतलब देखना ध्यान से मैं क्या कहता हूँ कि अगर इस लूप के अंदर करंट को मैं इंक्रीज करता, क्या करता मैं? करंट को इंक्रीज करता, तो लूप में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा आता कि इस इंक्रीज होने का अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा आता। देखो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड जो मैंने ड्रॉ किया है, ये करंट के इंक्रीज होने का अपोज कर रहा है। और अगर इसी लूप में करंट को मैं डिक्रीज करता, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा आता कि इस डिक्रीज होने का अपोज करता, मतलब करंट का सपोर्ट करता। देखो ध्यान से, ये बैटरी ऐसे बनी कि मैंने कहा कि उसने उसके डिक्रीज होने का अपोज किया, या कहूँ तो करंट को सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे इंक्रीज होने का अपोज किया, मतलब करंट का अपोज किया। और अगर मैं करंट को ना इंक्रीज करूं ना डिक्रीज करूं तो सेल्फ ईएमएफ जीरो होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होता है जब करंट चेंज होती है, जब करंट चेंज होती है। और ये क्यों आता है? उसके चेंज का अपोज करने के लिए कि अगर वो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने का अपोज किया जाता है, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने का अपोज किया जाता है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो सेल्फ फ्लक्स और एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ फ्लक्स इज L into I, self induced EMF is minus L di by dt. This is inductance of the coil, है ना। कि हर कॉइल की टेंडेंसी होती है खुद के फ्लक्स चेंज का अपोज करने की। तो अगर उसकी खुद की करंट को भी चेंज किया जाएगा तो उसके कारण, क्योंकि उसका खुद का फ्लक्स चेंज होता है, तो वो खुद के फ्लक्स चेंज का भी अपोज करेगा। मतलब अगर मैं किसी भी कॉइल के, इन जनरल मेरे पास एक कॉइल है, अगर मैं उसकी करंट को बढ़ाऊं तो कॉइल की टेंडेंसी होती है करंट के बढ़ने का अपोज करने का। अगर मैं उसकी करंट को कम करूं तो कॉइल की टेंडेंसी होती है करंट को कम करने का अपोज करने का, है ना। तो कोई भी कॉइल चाहती है कि उसकी करंट कांस्टेंट रहे। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज बाय सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। देखो अभी तक हम किसी कॉइल का फ्लक्स बाहर से चेंज कर रहे थे, यहाँ हम कॉइल का फ्लक्स खुद की वजह से चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस है ना। और ये जो L आया है, L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे चलते हैं। ये था अपना सेल्फ इंडक्टेंस की बेसिक थ्योरी। तो अपन ने क्या सीखा कि करंट इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने को अपोज करेगा, करंट डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होने को अपोज करेगा। अगर करंट कांस्टेंट होगी तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। ये जो L है ना, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये सिर्फ किस पे डिपेंड किया करता है? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, जिसमें शेप साइज सब आ जाएगा, एंड मीडियम ऑफ कॉइल, मीडियम इनसाइड, है ना। इसका जो सर्किट सिंबल होता है, सर्किट सिंबल, चाहे वो कॉइल कैसा भी हो, इंडक्टेंस को सर्किट में ऐसा बनाते हैं, ऐसा लिखा होता है, और उसके ऊपर ऐसा L, उसकी वैल्यू लिखी होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है?
हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है ना। इसका सिंबल हमेशा ऐसा कॉइल की तरह बनाते हैं और इसका यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो ये इसके सिंबल की बात है। इसका मतलब, अच्छा एक और चीज, आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर का मतलब इसका सिर्फ इंडक्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। अगर आपसे कहीं आइडियल इंडक्टर या सिर्फ इंडक्टर कहा जा रहा है तो इसका मतलब इसका इंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा। और अगर कोई रियल इंडक्टर कॉइल है, मान लो मैंने एक्चुअली में कॉइल बनाया है इंडक्टर कॉइल, तो इसका इंडक्टेंस भी होगा एंड रेजिस्टेंस भी होगा। कोई भी रियल कॉइल हो अगर, तो उस कॉइल का एक्चुअली में अपना इंडक्टेंस भी होगा और अपना रेजिस्टेंस भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी ना। तो आइडियल कॉइल्स का सिर्फ इंडक्टेंस होता है, रियल कॉइल का इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होता है। तो अगर मैं आपसे कल को कहूं कि मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है ऐसा दिया हुआ, आइडियल की बात कर रहे हैं, रियल में साथ में रेजिस्टेंस सीरीज में लग जाएगा, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टर साथ में रेजिस्टर। ठीक है, मान लो अपने पास आइडियल इंडक्टर है जिसमें मैं कहूँ कि मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसकी जगह एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी लगेगी जो इस करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगी। देखो करंट इंक्रीज हो रही है, बैटरी ऐसे लगी, बैटरी की पोलरिटी ऐसे है कि वो करंट का अपोज कर रही है और इसका ईएमएफ आएगा। ईएमएफ का मॉड लिख रहा हूँ मैं, एल डी आई अपॉन डी टी। मॉड क्यों, क्योंकि मैंने पोलरिटी ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। इसी इंडक्टर में अगर मैं कहूँ कि मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूँ, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक बैटरी जो इस करंट का सपोर्ट कर रही है और इसका भी मॉड कितना, एल डी आई अपॉन। तो इस केस में इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस केस में इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और अपने पास अगर एक इंडक्टर कॉइल हो जिसमें करंट कांस्टेंट जा रही है, तो इसकी जगह सिंपल एक वायर लगाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट करंट होती है तो उसमें इंडक्टर का कोई रोल नहीं। ये चीज भी ध्यान रखें कि सर्किट में इंडक्टर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। करंट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने का अपोज करेगी, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने का अपोज करेगी, वो तो करंट का सपोर्ट करेगी। और अगर करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो। ये सर्किट में जब इंडक्टर बनाएंगे तो उसकी स्टडी, जल्दी से लिखिए इसको, 1 मिनट दे रहा हूँ। इसी चीज पे बेस्ड एक आध सवाल कर लेते हैं, सर्किट के ब्रांच में ऐसा कुछ क्या होता है उसके बेस्ड। मान लीजिए आपके पास एक इंडक्टर कॉइल है, साथ में एक रेजिस्टर है और साथ में एक बैटरी है, तीन चीजें लगी हुई हैं। ये सर्किट का ब्रांच है ए बी। पहला क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, इसमें करंट इधर से इधर जा रही है, दिखा रखा है ना। और करंट की वैल्यू इस इंस्टेंट पे, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और डी आई बाई डी टी मतलब करंट के इंक्रीज होने की रेट ये रखी है +0.5 एम्पियर पर सेकेंड। करंट दे रखी है, करंट के इंक्रीज होने की रेट दे रखी है। इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम और ये बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट। ये एक ब्रांच है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द करंट एंड डी आई बाई डी टी आर गिवन एट दिस इंस्टेंट। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वी ए माइनस वी बी। इस इंस्टेंट पे आपको वी ए माइनस वी बी बताना है ना। तो सुनो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिखना चाहिए कि इसमें करंट इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, सो दिस करंट इज इंक्रीजिंग। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इंडक्टर की जगह हम ऐसी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी लगा सकते हैं। इंडक्टर की जगह हम ऐसी बैटरी लगा सकते हैं और ये बैटरी होगा एल डी आई अपॉन डी टी वाला वैल्यू वाइज। एल इज 2 एंड डी आई बाई डी टी इज 0.5। तो एक 1 वोल्ट की बैटरी लग गई ऐसे। बैटरी की पोलरिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसी इसलिए बनाई क्योंकि करंट इस तरफ थी और करंट इंक्रीज हो रही थी, तो उसके इंक्रीज होने का अपोज किया।
इंडक्टेंस का काम हो गया। अब तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ये 5 ओम का रेजिस्टर, ये 12 वोल्ट की बैटरी। अब अपने को सॉल्व करना आता है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ए से स्टार्ट करूंगा, बी तक जाऊंगा कि वी ए, आगे चला बैटरी मिली कितने की, 1 वोल्ट की। बैटरी में मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो -1। रेजिस्टर, रेजिस्टर में मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -10। और इस बैटरी में मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो फिर से -12 इक्वल टू वीबी। मैंने तीनों के लिए लिख दिया कि मैं इंडक्टर में प्लस से माइनस गया तो -1, रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में गया तो -10, और फिर बैटरी में प्लस से माइनस गया तो -12। सो वी ए माइनस वी बी इज +23 वोल्ट, है ना। देखो इन दोनों के क्रॉस देखना तो आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, बस ये नया सिखाया मैंने। एक ऐसे सर्किट मैंने रजिस्टर और बैटरी के साथ तो आपको पहले ही सिखा दिए, तो आपको इसमें नया सिखा रहे हैं कि इंडक्टर में क्या होगा। जल्दी लिखिए, किसी को डाउट है तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। जल्दी 30 सेकंड दे रहा हूँ लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बस ये वैसे ए बी ब्रांच दे रखी है और करंट इस तरह है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 4 हेनरी है, और ये 6 वोल्ट है। और तुम्हें करंट का फंक्शन दे रखा है, ये आई जो है ना, डायरेक्शन तुम्हें दिखा रखी है, और आई की वैल्यू है तुम्हारे पास 5 - 2t, है ना, एम्पियर। दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट विथ टाइम। तो आपसे पूछा है कि फाइंड वी ए माइनस वी बी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वी ए माइनस वी बी बताइए। सर्किट आपको दिखा रखा है, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और बैटरी की वैल्यू दे रखी है, और आई का फंक्शन दे रखा है, आई इज इक्वल टू 5 - 2t। और आपसे पूछा गया है कि इस t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वी ए माइनस वी बी क्या होगा, बताइए। आप भी अपना सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या होगा। आई का फंक्शन पता है 5 - 2t, तो यहाँ से मैं डी आई अपॉन डी टी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इट विल बी -2 एम्पियर। -2 का मतलब करंट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट इस तरफ है, करंट डिक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी ऐसे लगेगी करंट को सपोर्ट करने के लिए। और जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो आएगी एल डी आई अपॉन डी टी, एंड एल डी आई अपॉन डी टी इज 4 × 2, दैट इज 8 वोल्ट। तो इसकी जगह एक 8 वोल्ट की बैटरी लगेगी, है ना। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे करंट की वैल्यू कितनी है, फंक्शन में रख देंगे t इक्वल टू 1, तो ये शायद 3 एम्पियर आ रहा है। तो इसका मतलब इस इंस्टेंट पे इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि वी ए, पहले रजिस्टर मिला, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में गए -15, फिर बैटरी मिली, बैटरी में माइनस से प्लस गए, 8 वोल्ट की बैटरी में +8, और फिर दूसरी बैटरी में +6 इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से आ रहा है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ज्यादातर लोगों का आंसर सही था, जिन्होंने आंसर किया था उनमें ज्यादातर लोगों के आंसर सही थे। स्नेहिल, कुणाल, दोनों ने दिए थे, उनके आंसर सही थे। गुड, जल्दी लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। कि कहानी अपनी हो गई सर्किट के ब्रांच में कैसे डील करते हैं, इंडक्टेंस सर्किट में लगा हो तो। अब अपना आता है कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये मैं आपको कुछ पार्ट तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ। हाँ? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बताइए हैविंग टर्न डेंसिटी n, length L and क्रॉस सेक्शनल एरिया A। एक सॉलिनॉइड की टर्न डेंसिटी, एक सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बताइए जिसकी टर्न डेंसिटी n, लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हैव वैक्यूम कोर। कोर में वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है एयर। सॉल्यूशन मैं इसके बारे में एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन में एक बेसिक सा मेथड याद रखेंगे कि आपको जिस कॉइल का इंडक्टेंस पूछा जाएगा, है ना, उसकी कुछ बातें दी होंगी, उसमें आप आई करंट फ्लो कराओगे। जैसे यहाँ आपको एक सॉलिनॉइड के बारे में बात की गई है, तो आप मान लो सॉलिनॉइड में आई करंट फ्लो हो रही है, एज्यूम कर लेना कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। फिर आप क्या करना, इसके खुद की करंट की वजह से खुद का फ्लक्स कैलकुलेट करना, है ना, कैलकुलेट सेल्फ फ्लक्स। और उस सेल्फ फ्लक्स को एल आई लिख देना, आई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं इसका सेल्फ फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें अगर आई करंट जा रही है तो किसी भी कॉइल का फ्लक्स होता है एन बी ए। क्या होता है, एन बी ए। अगर इसकी टर्न डेंसिटी स्मॉल एन है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं एन इंटू एल लिख सकता हूँ। बी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, अंदर हर जगह कांस्टेंट होती है। और एरिया, इसको मैं ए लिख सकता हूँ। सो दिस इज द सेल्फ फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। दिस इज सेल्फ फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू आई। बेटा आई से आई कैंसिल होगा और सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी। अगर मैं इसे टोटल टर्न्स की टर्म में लिखूं तो स्मॉल एन को लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन एल। तो यही टर्म बन जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, नीचे आ जाएगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है टर्न डेंसिटी और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में। ध्यान से देखिए किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ए और एल, एन ए और एल, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, और अभी म्यू नॉट आ रहा है, आगे म्यू आर भी आ सकता है, मीडियम ऑफ द कॉइल। दो चीजों पर डिपेंड करता है, कॉइल की अपनी ज्योमेट्री पे और कॉइल के अपने मीडियम पे। तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ कि इफ वी हैव मीडियम ऑफ relative permeability म्यू आर, अगर हमारे पास म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी का मीडियम है तो इंडक्टेंस हो जाएगा अपना म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, या फिर म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसका मतलब मीडियम आने से रिलेटिव परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, है ना। तो यहीं से कई बार एक बार कहते हैं, आपको याद हो कि इफ वी इंक्रीज सॉफ्ट आयरन रॉड इन द कोर ऑफ सोलिनॉइड, अगर हम सोलिनॉइड के कोर में सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दें, इट्स इंडक्टेंस इंक्रीजेस मेनी टाइम्स, इसका इंडक्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एल डैश आ जाएगा बेटा म्यू आर इंटू एल, म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप जानते हो कि म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1
for soft iron. It is ferromagnetic. It is फेरोमैग्नेटिक। तो अगर एक इंडक्टर के अंदर मैं सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दूं तो इसका इंडक्टेंस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ना? ये बेसिक सी बात है जो अपने को पता होना चाहिए। सॉलिनॉइड के इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, हमें याद होना चाहिए और साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि टर्न डेंसिटी के टर्म में ये है और टोटल टर्न्स के टर्म में ये है। और क्वेश्चन में ध्यान से देखना होता है कि क्या कांस्टेंट रखा गया है, टर्न डेंसिटी या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, तो ये अपन ने सीख लिया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। अगला मैं सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ही आपको ही दे रहा हूं, आपको ही कैलकुलेट करना है और वो है टोरॉइड का। A toroid has total capital N turns cross sectional radius small r and mean radius मैंने बता रखा है टोरॉइड में क्या होती है, rm। toroid has total turns capital N, cross sectional radius small r and mean radius rm। find its self inductance। और कुछ नहीं दिया है तो कोर में अपने को एयर ही मानना है, एयर या वैक्यूम। फाइंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। सॉल्व कीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखने की नीड नहीं है, सॉल्व करके आप अपने कॉपी पे लिख के रखिए, फिर मैं बताऊँ। Toroid has total capital N turns, cross sectional radius r and mean radius rm। find its self inductance। अब इसको टोरॉइड की फील्ड याद नहीं आएगी, वो नहीं कर पाएगा, है ना? NBA टोरॉइड में आपको अगर याद हो तो इस रेडियस को कहते हैं मीन रेडियस, है ना, और इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रेडियस। ठीक है, तो n तो n है, b भी b है, और एरिया लेंगे क्रॉस सेक्शनल रेडियस का, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। अब मुझे b चाहिए, तो टोरॉइड की फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर एम, ये आता था। म्यू नॉट स्मॉल एन आई ही है, स्मॉल एन को लिखते थे कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर एम इंटू पाई आर स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ फ्लक्स आया ये, और इसको L इंटू आई लिख देंगे, तो आई से आई कैंसिल होके जो L की वैल्यू बचेगी वो बचेगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू। This is self-inductance of a solenoid. Mu naught n square r square upon 2r। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन, in an inductor coil of 5 Henry, if current is increased from 0 ampere to 4 ampere in 2 seconds, in an inductor coil of 5 Henry, if current is increased from 0 Henry to 4 Henry in 2 seconds, find average induced EMF in the coil।
जल्दी बताइए लिख के। In inductor coil of 5 Henry, if current is increased from 0 ampere to 4 ampere in 2 seconds, find average induced EMF in the coil. जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही, गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एल डी फाइव डी आई बाई डी टी लिखते थे, यहाँ क्या लिख देते? डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, इंटरवल के लिए। तो एल तो कितना है 5, और डेल्टा आई कितना है 0 से 4 हो गया ना, तो 4 एम्पियर। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में खत्म। 10 वोल्ट। एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, एवरेज चेंज निकालना है, एवरेज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ऐसा एक क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि एक इंडक्टर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है, करंट, उसका ग्राफ दे रखा है। इंडक्टर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसका ग्राफ आपको दे रखा है, ऐसा कुछ है। दिस इज करंट टाइम ग्राफ, दिस इज करंट टाइम ग्राफ। करंट इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। तो आपसे पूछते हैं ड्रॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। खुद से बनाना कॉपी पे। ड्रॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो इसको अगर साइन के साथ ड्रॉ किया जाए ना, है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो जहां डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, मतलब जहां इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा, और जहां इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा। मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम को प्लॉट करूं, तो फर्स्ट पार्ट में ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, और एल तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये नेगेटिव है। फिर दूसरे हाफ में ये पॉजिटिव है, फिर तीसरे हाफ में ये नेगेटिव है, फिर चौथे हाफ में ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा बनेगा प्लॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का, है ना। यहाँ मैंने इसको साइन के साथ ड्रॉ किया है कि यहाँ पे डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है। कल को ऐसा हो सकता है ना कि एग्जाम में एक ऑप्शन ये हो और दूसरा ऑप्शन ये हो, है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन ये ऑप्शन टिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध है तो अपन ये ऑप्शन टिक करेंगे माइनस साइन के साथ वाला। बट मान लो बाई चांस ऐसा हुआ कि क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं है ना, वैल्यू वाइज सिर्फ यही आंसर है, बाकी दो ऑप्शन, एक साइनोसॉइडल बना हुआ है, एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, एक और बना हुआ है, मतलब सही वैल्यू वाइज आंसर सिर्फ ये दिया हुआ, तो फिर यही टिक कर देंगे, वो मान लेंगे उन्होंने मॉड ले लिया है। तो अगर एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध है
तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो साइन पूछना चाह रहे हैं तो ये आंसर टिक करेंगे, और अगर ये नहीं उपलब्ध है तो अपन ये भी टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई है? ठीक है, जल्दी लिख लीजिए, 20 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलो। ठीक है, तो ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस का पार्ट हो गया। अब इस चैप्टर में ऐसा ही दूसरा पार्ट है जिसको अपन सीख रहे हैं, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, एक था सेल्फ इंडक्टेंस, एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा कि सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से ही पता था कि वो खुद के करंट की चेंज होने से खुद का फ्लक्स चेंज होता है और खुद में ईएमएफ आता है, वैसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि यहाँ दो कॉइल्स होते हैं, एक की करंट के चेंज होने से दूसरे का फ्लक्स चेंज होता है। जैसे मान लो ये दो कॉइल्स हैं, मान लो मैं इसमें करंट फ्लो करवा रहा हूँ I1, और यहाँ मैं इसमें करंट फ्लो करवा रहा हूँ, है ना। इसको कॉइल 1 कह रहा हूँ, इसको मैं कॉइल 2 कह रहा हूँ, इसको मैं कॉइल 1 कह रहा हूँ, इसको मैं कॉइल 2। पहले केस में फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या दूसरे से उसका फ्लक्स होगा? बिल्कुल होगा। और अपन फील्ड लाइन जानते हैं, इसकी फील्ड लाइन अंदर डॉट आती है और बाहर हर जगह क्रॉस आएगी, और इसकी फील्ड लाइन इसके लिए अंदर क्रॉस आएगी, तो घूम के बाहर जाएगी तो बाहर हर जगह डॉट होगी। मैं फील्ड लाइन लिख रहा हूँ, ये डॉट में है, बाहर, है ना। इसके लूप के अंदर कैसी है? क्रॉस में। लूप के बाहर कैसी है? डॉट में। इसमें लूप के अंदर कैसी है? डॉट में। और दूसरे लूप के बाहर कैसी है? क्रॉस में। हमें अभी सेल्फ इंडक्टेंस की बात ही नहीं करनी है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी है ना। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट केस में कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 का फ्लक्स होगा, तो कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 के कारण 2 से फील्ड लाइंस पास हो रही है। और इस केस में क्या कॉइल 2 की वजह से 1 का फ्लक्स होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 की करंट की वजह से फील्ड लाइन पास होगी किसमें? 2 की वजह से 1 से, और 1 की वजह से 2 में। और इनकी फ्लक्स भी करंट के प्रोपोर्शनल आएंगे, तो मैं इसको कहता हूं फ्लक्स ऑफ 2, दो का फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ आई, एंड फ्लक्स ऑफ 1 इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ, मतलब इनके फ्लक्स एक दूसरे से पास होते हैं। तो कहते हैं कॉइल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लिंक्ड, कॉइल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लिंक्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लिंक्ड होने का मतलब है कि इनके एक के कॉइल्स के कारण दूसरे से फ्लक्स पास हो सकता है, मतलब एक के कारण दूसरे का फ्लक्स है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लिंक्ड और कपल्ड। ये दोनों कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड है, मतलब एक की करंट के कारण दूसरे से फ्लक्स होगा। तो बेटा यहाँ भी कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू M21 I1, एंड फ्लक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू M12 I2। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहेगा। और फिर एक थ्योरम है जो अपने कोर्स में नहीं है, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो कहता है कि M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू, ये सेम होता है। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये कहती है कि दोनों कॉइल्स के लिए ये जो कोफिशिएंट आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब मैं कॉइल 2 के फ्लक्स को लिख सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट ऑफ कॉइल 1, और मैं कॉइल 1 के फ्लक्स को लिख सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट ऑफ कॉइल 2। दोनों कॉइल के फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लिंक्ड है और इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m है,
तो मैं phi2 इज इक्वल टू mi1 लिख सकता हूँ, phi1 इज इक्वल टू mi2 लिख सकता हूँ। m सेम होता है, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरा का पहले के रिस्पेक्ट में। और ऐसे ही बेटा अगर मैं i1 को चेंज करूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं i1 को चेंज करूँ तो 2 में EMF होगा एंड E2 विल बी माइनस m di1 by dt and E1 will be minus m di2 by dt। यहीं से पता चलता है कि इसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसकी करंट को चेंज किया, 1 की करंट को, ईएमएफ किस में आया, 2 में। यहाँ किसकी करंट को चेंज किया, 2 में, ईएमएफ किस में आया, 1 में। जबकि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता था, E1 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी लिखते थे, E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई टू बाई। क्या यहाँ भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं 1 की करंट को इंक्रीज करूंगा बेटा, तो 1 में भी ईएमएफ होगा, दैट विल बी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या डी आई बाई डी टी की वजह से E1 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, एंड दैट विल बी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। लेकिन इसकी वजह से 2 में भी आएगा। तो अपन सेल्फ इंडक्टेंस तो पहले सीख चुके हैं, उसकी स्टडी अब नहीं कर रहे। अब क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इनमें सेल्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट भी आएगा, यस, एक्चुअली देयर इज टोटल इंडक्टेंस। ये दो कॉइल है ना, इनका टोटल इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, दोनों का अपना अपना, और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, है ना, दोनों का कंबाइन इफेक्ट आएगा। बट अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जल्दी लिखिए, एक्चुअली तो कॉमन इफेक्ट कंबाइंड आता है, अभी अपन सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस अपन पढ़ चुके हैं। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन 1 के कारण जो 2 में आएगा वो आएगा E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, और 2 के कारण जो 1 में आएगा वो भी आएगा माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। जल्दी नोट कीजिए। तो ये म्यूचुअल फ्लक्स और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है। तो ये बेसिक सी बात थी म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। जैसे वहां पर ने एल के बारे में सीखा था, वैसे अपने को यहाँ पे एम के बारे में पता होना चाहिए कि एम क्या है। इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल सिस्टम। दो कॉइल सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, सेम, हेनरी। देख सकते हो वहां भी फ्लक्स को m इंटू एल इंटू आई लिखते थे, यहाँ भी फ्लक्स को m इंटू आई लिखते हैं, तो फ्लक्स की यूनिट सेम है, आई की यूनिट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है m और l एक ही यूनिट के होंगे। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन बोथ द कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच का मीडियम, उनकी ज्योमेट्री, और साथ साथ orientation of coil with respect to each other। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉइल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझो इस चीज को, अगर एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे से पास ही नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी मीडियम और कुछ भी ज्योमेट्री में रख दो, तो क्या उनका कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। जैसे मान लो बेटा मैं एक सर्कुलर लूप ऐसा रखूं और एक सर्कुलर लूप ऐसा रख दूं, है ना, इस सिस्टम का कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप इसमें से जो भी करंट फ्लो करोगे ना, उससे फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, इसकी फील्ड लाइन इधर की तरफ जाती है, उसको उसके प्लेन को कट नहीं करेगी। तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है ड्यू टू ओरिएंटेशन, एक का फ्लक्स दूसरे से पास ही नहीं हो रहा। मैं मान लो आपके पास दो सोलिनॉइड रख दूं, कि एक सोलिनॉइड में आपके पास ऐसा रख दूं और एक सोलिनॉइड में आपके पास ऐसा रख दूं, है ना, लॉन्ग सोलिनॉइड है दोनों।
क्या इनका आपस में कोई फ्लक्स होगा? नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं है इसमें कहोगे कि इसकी फील्ड लाइन भी ऐसी जाएगी, इसकी फील्ड लाइन भी ऐसी जाएगी, इसका कोई फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? जीरो। लेकिन यही अगर मैं कल को दो सोलेनॉइड ऐसा रख दूं, बिल्कुल आमने सामने ऐसे, है ना, तो इसकी फील्ड लाइन इससे पास होगी, इसकी फील्ड लाइन इससे पास होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल नॉट बी जीरो, है ना। या मैं कल को क्या करूं कि एक सोलेनॉइड बाहर रखूं और उसी के अंदर दूसरा सोलेनॉइड रख दूं, अंदर एक दूसरे के, तो इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉन जीरो होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा? जब एक सोलेनॉइड का फ्लक्स या एक कॉइल का फ्लक्स के कारण जो फील्ड आएगी वो दूसरे से पास हो रही हो। अगर वो पास ही नहीं होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ बिटवीन बोथ द कॉइल्स, नो डाउट इस बीच का मीडियम क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल्स की ज्योमेट्री की कॉइल्स कौन से हैं, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉइल का ओरिएंटेशन क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जल्दी से लिखिए कि पहले कॉइल की कितनी फील्ड या कितना फ्लक्स दूसरे से पास हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बात और जाननी है इसमें कि फॉर टू कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिख सकते हैं के अंडर रूट L1 L2। L1 एंड L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल्स। अगर अपने पास दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है तो अपन उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं के अंडर रूट L1 L2, where L1 and L2 are the self inductance of two coils and K is coupling coefficient, coupling coefficient depends on orientation, depends on orientation। इस K की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो सकती है। K इक्वल टू 1 होगा when flux of coils is completely linked, मतलब एक दूसरे के अंदर से पूरी तरह से इनका फ्लक्स पास हो रहा हो तो अपन कहते हैं K इक्वल टू 1 है। K इक्वल टू 0, नो फ्लक्स लिंक्ड, अगर कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं है तो कहते हैं K इक्वल टू 0, और अगर पूरी तरह से लिंक है तो K इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 0, तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं है। और अगर K की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तो पार्शियली लिंक्ड, पार्शियली लिंक्ड, है ना। K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है, हम नहीं बता सकते, बस ये दोनों केसेस हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ K1 है, यहाँ K0 है। 0 से 1 के बीच क्या होगा हमें नहीं पता, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि M की जो वैल्यू होगी दो कॉइल सिस्टम के लिए ये 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है L1 L2। दो कॉइल्स का मैक्सिमम सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो सकता है? अंडर रूट L1 L2। कब होगा? जब उनके फ्लक्स एक दूसरे से 100% लिंक्ड होंगे। जैसे मैं आपके सामने 3 केस बना रहा हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी के अंदर कि दो कॉइल ऐसे हैं, दो कॉइल ऐसे हैं और दो कॉइल ऐसे हैं। मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि इसका K0 है, इसका K1 है और इसका K
कुछ 0 से 1 के बीच है, कितना है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ ये 0 होगा और ये 1 होगा। इसमें ऑलमोस्ट पूरा फ्लक्स लिंक्ड है और इसमें कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं है। के कई बार ऐसा भी लिखते हैं, K इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स थ्रू प्राइमरी। के को ऐसे भी लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल अपॉन फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल क्या होती है ये भी जान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस में। प्राइमरी कॉइल वो होती है इन विच करंट इज चेंज्ड, तो जो सोर्स है इन विच करंट इज चेंज्ड, और सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसमें EMF is induced, EMF is induced due to म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसमें करंट को चेंज करते हैं, सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसमें EMF इंड्यूस होता है। तो कितना फ्लक्स आपस में लिंक्ड है इससे भी K निकालते हैं कि अगर 100% फ्लक्स लिंक्ड है तो K इक्वल टू 1, कोई फ्लक्स लिंक नहीं है तो K इक्वल टू 0, और अगर मान लो 50% फ्लक्स पास हो रहा है तो K इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। अदरवाइज मोस्टली अपने को फर्स्ट और सेकंड पहचानना होता है, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट से ही हो जाता है कि आपको दिख जाएगा कि इनका फ्लक्स 100% लिंक्ड है। दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जल्दी लिखिए इसको। चलो ये हो गए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बेसिक बेसिक थ्योरी सीख ली। अगला है कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहला, टू कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, दो कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल दिए। मान लो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक लूप ये है, एक लूप ये दो कॉइल्स का सिस्टम है। ये कॉन्सेंट्रिक भी है और कोप्लेनर भी है, और इसकी रेडियस ए दे रखी है और इसकी रेडियस बी दे रखी है। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है एक्चुअली, इट इज अ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मेंशन है, फाइंड m for this system if a is much smaller than b. Find m for this system if a is much smaller than b. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे दो कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेथड। तो पहली स्टेप होगी फ्लो करंट इन वन कॉइल। एक कॉइल में करंट फ्लो करो एंड कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अदर, दूसरे से फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। फ्लो करंट इन वन कॉइल एंड कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अदर। और स्टेप 2 में लिख लो कि सेकेंड कॉइल का फ्लक्स इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू फर्स्ट कॉइल का, है ना। अब ये पहली स्टेप में ही ट्रिक है कि किस कॉइल में करंट फ्लो करे, है ना। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसी केस में बहुत ध्यान से सुनना ये बात बेटा, अगर मैं अंदर वाले कॉइल में करंट फ्लो करूं I1, तो क्या आप इससे बाहर वाले कॉइल का फ्लक्स लिख सकते हो? और अगर मैं बाहर वाले कॉइल में करंट फ्लो करूं I1 में I ही लिखो, बाहर वाले में करंट फ्लो करो, तो किसमें आप फ्लक्स सही सही लिख सकते हो? देखो बेटा ध्यान से, आपको एक लूप का फ्लक्स कहाँ लिखना आता है,
मैं आपसे पूछूं आपको लूप का फ्लक्स लिखना है, आपको लूप की फील्ड, सॉरी फ्लक्स नहीं फील्ड, फील्ड कहाँ लिखनी आती है? सिर्फ सेंटर पे आती है और कहीं नहीं आती है, और वो फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2। आपको एक लूप की फील्ड सिर्फ सेंटर पे लिखनी आती है। तो इस केस में आप जब करंट फ्लो कराओगे तो आप यहाँ फ्लक्स नहीं लिख पाओगे, यहाँ नहीं लिख पाओगे, यहाँ नहीं लिख पाओगे, यहाँ फील्ड ही नहीं लिख पाओगे। तो क्या आप फ्लक्स सही सही लिख सकते हो? आंसर है नहीं, तो ये नहीं करेंगे। अगर मैं छोटे वाले कॉइल में करंट फ्लो कराऊं तो मैं तो बस उसके सेंटर पे फील्ड लिखना जानता हूँ, बस इस पॉइंट पे ही जानता हूँ और कहीं नहीं जानता हूँ। बाकी इन सारे पॉइंट पे फील्ड ही नहीं पता है तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये ऐसा मानना गलत होगा। लेकिन अगर मैं बाहर वाले कॉइल में करंट फ्लो करवाऊं तो मैं उसके सेंटर पे फील्ड लिखना जानता हूँ, और ये दूसरी कॉइल काफी छोटी दे रखी है, मतलब ये ऑलमोस्ट उसके सेंटर पे ही है, इसका मतलब मैं यहाँ फ्लक्स लिख सकता हूँ, इसलिए ऐसा करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? कि उसी कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे जिसकी वजह से हम दूसरे का फ्लक्स लिख पाएंगे, क्योंकि हमें फील्ड लिखने के डेफिनेट फॉर्मूले ही पता है। तो इसीलिए इस केस में किसमें करंट फ्लो कराएंगे? बाहर वाले। बस अपना काम हो गया। इसमें करंट फ्लो कराया आई, दिस इज प्राइमरी कॉइल, इससे फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया। बाहर वाले की फील्ड उसके सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन, बाहर वाले की रेडियस कितनी है? बी, 2b। ये बाहर वाले की फील्ड हुई, अंदर वाले का एरिया, एरिया कितना लिखोगे? पाई ए स्क्वायर। ये क्या लिखा आपने? बाहर वाले की करंट की वजह से अंदर वाले का फ्लक्स, अंदर वाले की फील्ड लिखी, बाहर वाले की फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2b इंटू इसका एरिया। इसको मैं लिख दूंगा m इंटू आई, आई से आई कैंसिल हुआ। So mutual inductance of the system is mu naught pi a square upon 2. This is mutual inductance of this two coil system, mu naught pi a square upon 2। है ना? इसके एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, फिर अपन एलआर सर्किट पढ़ेंगे। ठीक, आज का लेक्चर यही फिनिश कर रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए। थैंक यू।